1973 का आइन क्या आमिर साहब, अगर उससे पहले भी चले जाएं, और उस वजह से ये जो तब्दीली होने को जा रही है ये इतनी ज्यादा वसी है, इतनी ज्यादा रेडिकल है। चाहे वो 73 का आइन था, चाहे वो 62 का आइन था, उससे पहले 56 का आइन था, 54 की का ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था जो हमारी पहली दस्तूर साज असेंबली थी, और फिर उससे पहले जो इस्तेमारी बुनियादों पे एक कानूनी ढांचा कायम हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये 90 साल का एक तजर्बा है जिसमें एक चीज बरकरार थी, और वो ये थी कि अदालत उज़्मा आपकी एसेंशियली सुप्रीम है। योर सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम। आपने उससे हटके अब एक बिल्कुल ही एक नया ढांचा कायम किया है, जो कि ना सिर्फ आपके तजर्बे से बल्कि आपके दायरे इख्तियार से भी बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो मैं तकनीकियों में जाए बगैर जो हमारा एक कॉमन लॉ जुरिस्डिक्शन का एक्सपीरियंस है, उसमें बुनियाद यह है कि आप जज को इस हद तक आप उस पर यह जरूर भरोसा करते हो कि वो केस बाय केस कवानीन को, या कवानीन चलें छोड़ें, जूरिस्प्रूडेंस को डेवलप करता है और उसी के जरिए शहरी के बुनियादी हकूक को महफूज रखता है। आपने जर्मनी और फ्रांस जैसे जो सिविल लॉ ममालिक हैं, उनका ढांचा आपने बगैर सोचे समझे कुछ सियासी तकाजों को सामने रखते हुए उसके नाते आपने ये अपने ऊपर इम्पोज कर दिया है। और ये वो ममालिक हैं जहां कोड ही होता है, उसमें ना तो खास तशरीह होती है, ना तो जज की अपनी कोई खास शिनाख्त होती है, ना तो आपका जो जुरिस्प्रूडेंस है और केस लॉ है वो ज्यादा बैरिस्टर साहब, ये बड़ा डेवलप होता ही है। अहम जी। चीज़ है। ये मैं जी। चाहूँगा कि आप आसान लफ्ज़ों में, आपके आर्टिकल के अंदर आपने समझाया है कि एक अब मिश मैश, एक खिचड़ी पका दी है उन्होंने कॉमन लॉ और सिविल लॉ की। तो आम आदमी को समझाने के लिए अगर इसको आप आसान लफ्ज़ों में समझाएं कि ये क्या है, जिससे कि जज वकील तमाम परेशान होंगे आइंदा आने वाले दिनों में, प्रोसीजरली भी, कानूनी तौर पे भी, आइनी तौर पे भी। जी, वो ये सर कि ये आपकी रवायात, आपके ट्रेडिशन, जमान मकान इखवान से बिल्कुल हटके है। आपकी जो तारीख है वो ये है कि जो आपके जज साहिबान हैं उनकी इज्जत में तब इजाफा होता है जब वो किसी स्टेट के जो ऑफिशियल्स होते हैं उनके जब इख्तियारात बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो उनके खिलाफ वो खड़े होते हैं और शहरी के बुनियादी हकूक की तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। आपने उन ममालिक से ये कदलिया उठाई है जहां तजर्बा था कि जो जज थे वो अवाम के दुश्मन थे, और वो वहां उन्हीं जो स्टेट इंटरेस्ट थे और क्लास इंटरेस्ट थे उनको महफूज रख रहे थे। मैं तो आपके वहां तो आर्टिकल से जज को। आपके आर्टिकल से ये जी। उठाई हुई मिसाल जो है, मैं आपकी इजाज़त से नाज़रीन, जी। इसके अंदर प्लीज। जो बेस्टर साहब ने समझाया ये है कि दो मिसालें, फॉर एग्जांपल कॉमन लॉ की और सिविल लॉ की। कॉमन लॉ हम जो है बरतानिया से लेके आए हैं, जहाँ पे आम आदमी को उसके इंसानी हकूक जो है से रियासत और गवर्नमेंट से बचाने के लिए बनाया गया। जबकि सिविल लॉ, जिस तरह के फ्रांस के अंदर जज जो थे वो एक बुरात या तबके का हिस्सा बन गए थे, तो जजों से बचाने के लिए वो सिविल लॉ लाया गया। एग्जैक्टली। तो अब आगे हमने एक जगह पे सुप्रीम कोर्ट जो अब रहेगी, वहाँ पे हमारा कॉमन लॉ रहेगा, और इधर जो है, जो नया हमने आईनी अदालत बनाने जा रहे हैं, उसके अंदर मिसालें जो 90 साल की थी पुरानी वो नहीं दी जा सकती, रवायात नहीं कोट की जा सकती, और ये एक मिश मैश बन जाता है। मैंने सही अखज़ किया है आपके इस आर्टिकल से? ना सिर्फ ये आमिर साहब, बल्कि इससे भी हट के अगर ये बात ज्यादा पेचीदा है, बिल्कुल आसान अल्फाज में हमारे जो वफाकी वजीर कानून हैं और जो हुकूमत के अशखास हैं वो ये कह रहे हैं कि ये हम कर रहे हैं क्योंकि पेंडेंसी का जो हल है वो हम निकाल रहे हैं कि जो आइन से जो जुड़े हुए केसेस हैं वो इतने ज्यादा पेचीदा हैं, उनमें इतनी ज्यादा देर लग जाती है, हम उनके लिए एक अदलिया बना रहे हैं, एक नई अदालत बना रहे हैं, और उस वजह से जो आम शहरी है, आम साइल है, उसके जो केसेस हैं उसमें एक अब जो रफ्तार है वो अब बढ़ना शुरू हो जाएगी। ये भी सर मेरे ख्याल से डेटा से बिल्कुल हटके है। हमारे तमाम कानूनी निजाम में अदालत उज़्मा में सिर्फ 2.4% केसेस हैं, 2.4%। अच्छा, उस 2% में भी जो वो केसेस हैं जिनका आइन से ताल्लुक है या उस तरह की कोई कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस है, वो भी शायद आप हाथ में गिन सकते हैं, इन द टेंस और इन द स्कोर्स। तो जो 98% केसेस हैं
उनको आप हाथ नहीं लगा रहे। अगर आप इसमें तमाम आला अदालतों के केसेस भी शामिल कर दें, तमाम हाई कोर्ट्स के, तो तब भी 80 से 84% केसेस जो हैं उनमें कोई फर्क नहीं आ रहा है, वो शुरू और खत्म ही हो रहे हैं। जी सर, जो जो हमारे जैसे रिपोर्टर टाइप जो हमें समझ आती है कि आइन के अंदर जब इंसानी हकूक़ के हवाले से कोई मसला होता था तो हिबस कॉर्पस या 199 के तहत जो हाई कोर्ट के पास लोग चले जाते थे, या सुओ मोटो की बहस रहती थी कि सही किया इस्तेमाल नहीं, मगर 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट में अब ये आइनी बेंच के पास ये मामला जा रहे हैं सारे। और राना सनाउल्लाह साहब का मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे क्या एतराज़ है आपको, ये तो अब भी जुडिशल कमीशन है जिसके अंदर 5 सीनियर तरीन जो है सुप्रीम कोर्ट के जो है वो सीनियर तरीन जज हैं, फिर अटॉर्नी जनरल हैं, लॉ मिनिस्टर हैं, और बड़ी वो एक जो है बैलेंस्ड एक जो है उसकी 13 अफराद हैं। तो ये फैसला उन्होंने करना है, हुकूमत ने तो नहीं करना। किस हद तक ठीक है ये बात? नहीं सर, ये वही चीज नहीं है, बल्कि मैं दुरानी साहब की बात को यहाँ दोहराऊंगा। ये जो सारा मामला है इसका आगाज आज नहीं हुआ। जिसकी बात राणा साहब कर रहे हैं कि जी जुडिशल कमीशन इस तरह का है, ये अक्टूबर 2024 से पहले का जुडिशल कमीशन नहीं था। आपने पहला कदम लिया था 26वीं तरमीम के जरिए, जिसमें आपने जुडिशल कमीशन में ज्यादातर जो एग्जीक्यूटिव के अशखास थे उनको आपने पैक कर दिया था, और जो उसके नताइज हैं वो हमारे सामने हैं। 27वीं तरमीम से पहले ही जो आपने आईनी बेंच बनाया था, उनके एसेंशियली 3 बुनियादी फैसले हैं। एक, उन्होंने कहा कि जो हम हाईकोर्ट में जजेस को मुंतकिल कर रहे हैं, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में एक नई चीफ जस्टिस ला रहे हैं, वो बिल्कुल दुरुस्त किया हमने। जो हम अस्करी ट्रायल्स कर रहे हैं सिविलियंस की, वो बिल्कुल दुरुस्त है। जो मखसूस नशिस्तें हमने हारी हुई सियासी जमातों को दिया हुआ है, बेशक आपका जो भी सियासी रुझान हो, हारी हुई जमातों को हम फराहम कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल दुरुस्त है। वो हम रिव्यू में उसको उस नतीजे को तब्दील कर देंगे। ये तमाम फैसले हुकूमत के हक में थे, और वो इस वजह से है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भी हुकूमत ने बनाया है। हुकूमत की जो के जरिए जो रूलिंग पार्टीज हैं उनको स्पीकर उनका चुनाव करता है, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन एक उनके जो मेंबरान है वो अकलियत में ही है, वो उनका चुनाव करते हैं। तो अब जो आपके जज साहिबान हैं उनकी जो तकर्री है, चाहे वो अदालत आलिया की सतह पे हो या अदालत उज़्मा की सतह पे हो, वो टोटली अब आपने एग्जीक्यूटिव को दे दिया है। एक ऐसा पॉइंट जो आपने 96 के बाद से नहीं देखा था। अल जिहाद केस 96 में सजाद अली शाह साहब के बाद से लेकर 2024 तक जब 26वीं तरमीम आई थी, तो ज्यादातर चीफ जस्टिस का से था, और फिर उसके बाद जुडिशल कमीशन में जजेस की अक्सरियत होती थी। और ये आमिर साहब कोई जुडिशल सुप्रीमेसी की बात नहीं थी, ये माजी के तर्क तजर्बों को सामने रखते हुए ये आपने किया था कि पहले अगर अयूब खान साहब बराह रास्त लोगों को लगाते थे मनमानी की बुनियाद पे, या जिया साहब या भुट्टो साहब तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स करते थे ताकि कुछ जजेस एक्सटेंड हो जाएं, उस चीज को आपने डिफरेंशिएट करने के लिए आपने ये एक दीवार खड़ी की थी जो कि 26वीं तरमीम ने तोड़ डाली थी। तो अपॉइंटमेंट्स उसी तरह एग्जीक्यूटिव के पास हैं। रह गई बात, आपने जिक्र किया सुओ मोटो और आर्टिकल 199 का, तो सर ये बल्कि इस तरमीम का आप ड्राफ्ट पढ़ें, उन्होंने आर्टिकल 184 जिसके जरिए सुप्रीम कोर्ट की अज़खुद जुरिस्डिक्शन होती थी, कुछ सुओ मोटो ठीक थे कुछ गलत थे, उस पर मुबाहिसा हो सकता है, आपने आर्टिकल 184 पूरा का पूरा डिलीट कर दिया है। आपने ये गवारा ही नहीं समझा उसमें कोई तब्दीली करें कुछ करें, इट्स गॉन। तो अब अगर आप आइन खोलेंगे तो आर्टिकल 184 के नीचे कोई लफ्ज नहीं होगा। आपने वो सारा दायरा इख्तियार फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को दे दिया है। साथ में ये भी कहा है कि बेशक ये इख्तियार उनके पास है, लेकिन वो भी अब सुओ मोटो नहीं ले सकेंगे। तो ये पूरे तौर पे एग्जीक्यूटिव कैप्चर देखने को मिल रहा है।